सो हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि CUET के मैं लेक्चर्स डालूंगा और आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट डाला जाएगा इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम फिनिश हो चुके हैं वो आज एक शुरुआत कर सकते हैं। आज ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, अब हमने एग्जाम फोड़ना है CUET। हमारा लक्ष्य रहेगा अगले 30 से 40 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव हो और MCQ हिट करने हमने हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड कम से कम 5-6। CUT का लेवल कोई बहुत ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी है तो आपको पूरे पूरे चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको मटेरियल की बात करूं तो आपका जो टर्म 1 था वो प्योरली ऑब्जेक्टिव था, राइट। तो टर्म 1 के नोट्स आपके काम आ सकते हैं। टर्म 1 में जो आपने बुक्स परचेज की थी जो कि ऑब्जेक्टिव थी वो आपके काम में आ सकती है और इस तरह से आप इन 40 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो मेरा नाम है नवनीत भंडारी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पिक कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। +2 का सबसे पहला चैप्टर था और वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। आज हम पिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में खास क्या क्या था, बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए बच्चों इस चैप्टर से। खास क्या क्या था, सबसे पहले था इसमें कि ये वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जहां पर मैं चार्ज को पढ़ूंगा, लेकिन कंडीशन इतनी सी होगी कि मुझे चार्ज की उन सभी प्रॉपर्टी को पढ़ना है जब वो चार्ज रेस्ट पर हो, राइट। चार्ज की मैं बात करूं, चार्ज है क्या बेसिकली। चार्ज किसी भी एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बच्चों, जो किसी भी एलिमेंट को सराउंडिंग के लिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बना सकता है। जैसे अगर किसी बॉडी पर मान लो किसी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और वो कैसे आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, ओनली इलेक्ट्रॉन इज द रीजन। इलेक्ट्रॉन निकाल दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आसपास की सभी नेगेटिव स्पीसीज के लिए ये बॉडी कैसा बिहेव करने लगेगी, अट्रैक्टिव, राइट। तो जैसे इस पर चार्ज आया सराउंडिंग के लिए क्या हो गई बच्चों, ये अट्रैक्टिव हो गई, राइट। और अगर मैं आसपास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आऊंगा तो इट विल बिहेव लाइक रिपल्सिव बॉडी, राइट। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज आने से उसका बिहेवियर सराउंडिंग के लिए चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर स्पेशल तरह के कुछ फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे जिनको इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोलते हैं। तो अपने कोई बात क्लियर हुई। तो चार्ज बेसिकली क्या एक प्रॉपर्टी है और चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, स्मॉल क्यू से, क्यू नोट से और ई से। कैपिटल क्यू का मतलब होगा सोर्स चार्ज। अगर चार्ज को बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने स्टोर करें किसी बॉडी के ऊपर। स्मॉल क्यू का मतलब बच्चों होता है पॉइंट चार्ज, जो कि मैं कुलम्स लॉ में डिफाइन भी करूंगा। क्यू नॉट और ई को, क्यू नॉट को हम बोल देते हैं बेसिकली टेस्ट चार्ज। अ टेस्ट चार्ज इज बेसिकली दैट चार्ज विच हैज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उसका सामने किसी दूसरे चार्ज पर जो इन्फ्लुएंस है वो नेग्लिजिबल है। और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात ये वाली। और क्यू ई को भी हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर सकते हैं। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स है और ये सिंबल्स मैंने लिख दिए। अगर मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करूं बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर मैं, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मुझे पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली, चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। मान लो अगर किसी रीजन में 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज और 10 कूलम चार्ज है, 2 कूलम, 3 कूलम और 10 कूलम, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज कितना होगा, 2 + 3 + 10। टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, 15। डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं स्केलर क्वांटिटी। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि चार्ज का जो नेचर है बच्चों वो कैसा होता है, एडिटिव। आपको ये बात पता ही है कि सेम चार्जेस जनरली एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये बात कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक बॉडी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो और उसके पास अगर मैं एक छोटी सी बॉडी लेकर आऊं, इन केस ऑफ ह्यूज डिफरेंस small amount of negative charge develop and this body can attract. So two same charges can attract also if one body has a huge amount of magnitude and other body is having very small magnitudes in comparison. या फिर हम ऐसा जनरली देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ चार्जेस तो सेम है। सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स है, राइट। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा डीप में। तो जनरल बात तो यही है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं इसके अंदर, चार्ज जो होगा वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट का मतलब बच्चों
इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चीज मोशन के साथ वेरी ना करे, डज नॉट वेरी विद मोशन। कहने का मतलब है चार्ज अगर रेस्ट पर है, मान लो 10 कूलम्ब चार्ज है, अगर वो रेस्ट पर है तब भी 10 कूलम्ब है, अगर वो मूव करेगा तब भी 10 कूलम्ब रहेगा, अगर वो बहुत तेजी से मूव करेगा तब भी 10 कूलम्ब रहेगा, लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं होता। आपको ये बात पता होगी, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बॉडी का एक्चुअल मास है वो किसके बराबर होता है, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैं मास के बारे में इनवेरिएंट बात नहीं बोल सकता, लेकिन चार्ज के बारे में बोल सकता हूं। कुछ और अगर मैं बात करूं तो चार्ज जो है वो किसी भी रिएक्शन में कंजर्व होगा। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं बनी इस दुनिया की जहां पर चार्ज कंजर्व ना हो। यू ऑलवेज बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आप बोलते हो कि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। बेसिकली यू बैलेंस चार्ज। तो इस दुनिया की कोई मर्जी केमिकल रिएक्शन हो, चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा बच्चों क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में अगर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करेगी तो चार्ज का नेचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्चुअल में ये लाइन ऐसे है, इस लाइन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कॉन्टिन्यूसली एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जा रहे हैं। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, या ऐसा बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जा रही है। तो क्वांटा का मतलब होता है डिस्क्रीट। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज बेसिकली अ डिस्क्रीट प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन वन बाय वन दूसरी बॉडी के ऊपर जा रहे हैं, राइट। और अगर मुझे ये बात डिफाइन करनी तो आई कैन राइट चार्ज ट्रांसफर इज बेसिकली इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। here n means number of electrons and E means charge on electron। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद बेसिक बातें आपको पता होगी। बेसिक बातें आपको पता होगी जैसे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये चीज आपको पता होगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल कि मान लो कोई एक बॉडी थी जो न्यूट्रल थी, उस बॉडी का नाम था A, मास था m, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस बॉडी से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, या फिर ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाली बॉडी दूसरी कंडीशन में क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, सेम अमाउंट में। तो अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाला मास m है, ये वाला मास m1 है और ये वाला मास m2 है, तो इनमें से सबसे ज्यादा मास कौन सा होगा। या इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, डज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अफेक्ट मास ऑफ बॉडी। क्या मास बॉडी का चेंज होगा अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है तो इट इज ओनली ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया इट इज ओनली ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब कि अगर पहले मास m था और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, लेट अस टेक n इलेक्ट्रॉन्स आए, तो भाई नया मास क्या होगा, m प्लस n टाइम्स ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास, राइट। और अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो नया मास क्या होगा, m माइनस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो इससे ये पता लगता है कि किसी भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू न्यूट्रल बॉडी, और सबसे कम मास किसका होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए। शायद डायरेक्ट आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये वाला। थोड़ा सा अगर और आगे चले हम इसके अंदर, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मे बी हमारे पास, हाँ, अब इन दो क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इन दो क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाले दो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, साथ साथ कंसेप्ट तो हम करते रहेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर साथ साथ देखते जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सपोज ये वाला क्वेश्चन है, सपोज अ बॉडी इज गिविंग आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ओके, मैं यहां लिख देता हूं इन 1 सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। एक सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, 10⁻⁹। ठीक है, कितना टाइम लगेगा कि इसमें से टोटल 1 कूलम चार्ज निकल जाए। हाउ मच टाइम विल इट टेक सो दैट 1 कूलम चार्ज कैन बी रिमूव फ्रॉम इट। तो इसको करने का एक तरीका है भाई, देखो आसान, बिल्कुल क्वांटाइजेशन ही लगना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सेकेंड के अंदर अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, हमको ये बताना है कि एक कूलम चार्ज कितने टाइम में निकलेगा। इसको मैथमेटिकली सही करने के लिए मैं बोलता हूं एक कूलम इक्वल्स टू n इंटू ई, क्यू इक्वल्स टू n इंटू ई। तो क्यू का वैल्यू कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, ई का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो मैं क्या करता हूं, एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन कर लेता हूं पहले ही। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों, वो आएंगे 0.625। अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं एक्चुअल में ये कर रहा हूं यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 19, इसका मतलब क्या होगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 16। तो भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, इतने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, इतने। क्लियर है बात। अब इस क्वेश्चन को करना देखो कितना आसान। मैं ऐसा बोलता हूं कि यार 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में लगता है समय 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, 1/10 की पावर 9, राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है एक कूलम में, 625 इंटू 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए तो मैं बोलूंगा 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 625 इंटू 10 की पावर 19। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 10। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं ये सेकंड में हमारा आंसर आया और इसका मतलब जो होगा अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक है। तो क्वांटाइजेशन पर जो एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो सीयूईटी में आने के चांसेस है, इवन तक कि ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। नीट स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं इस कंटेंट को, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा 198 ईयर। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, देखो जैसे कि अगर मैं दो आइडेंटिकल सफेयर्स लूं, अगर मैं दो आइडेंटिकल सफेयर्स लूं, मान लो ये है हमारा सफेयर 1 और ये है हमारा सफेयर 2, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ सफेयर्स आर आइडेंटिकल। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। अगर इसका नाम है A और इसका नाम है B, मैंने क्या किया, इन दोनों को टच किया बच्चों आपस में, A और B को मैंने आपस में टच किया, टच करके सेपरेट कर दिया, तो दोनों के बीच में चार्ज शेयर होगा और कितना चार्ज बचेगा दोनों के ऊपर, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, और इसके ऊपर भी कितना आएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो बोथ विल एक्वायर मीन चार्ज। लेकिन ये बात तभी पॉसिबल है, if spheres are identical, ठीक है। अगर स्फेयर्स आइडेंटिकल है तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 दोनों इक्वल चार्ज शेयर कर लेंगे आपस में। अब एक बार जरा इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा बोला है कि सपोज चार्ज ऑन मेटेलिक स्फेयर इज Q, ठीक है भाई, ये मेटेलिक स्फेयर है, इस पर चार्ज है Q। इफ अ स्फेयर is put in contact with identical uncharged sphere, ओके अनचार्ज स्फेयर है ये, यानी कि Q is equal to 0, ओके Q1 की वैल्यू तो Q हो गई हमारे पास यहाँ पर, और Q2 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि सिमेट्री से ये बताओ दोनों पर कितना चार्ज होगा। भाई बहुत आसान, Q प्लस 0 डिवाइड बाय 2, Q प्लस 0 डिवाइड बाय 2। सोचने की बात ही नहीं है, Q/2 आंसर होगा इसका, सोचने की बात नहीं है, Q/2 इसका आंसर होगा, बहुत आसान। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज यूज करी है, ठीक है। देखो मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें कवर अप करा सकूं, क्योंकि ये वन शॉट टाइप लेक्चर्स है। अगर मैं डिटेल में बताता तो आपको बहुत सारी चीजें बताता, मैं आपको ये बताता कि क्वार्क्स क्या है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, प्रोटॉन्स का कंपोजिशन क्या, तो हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। डिटेलिंग के लिए नवनीत भंडारी ने बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, क्वांटम एकेडमी जेई नीट पर आप जाकर सर्च कर सकते हो, वो भी मेरे ही चैनल है, राइट। तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी हर एक चीज की, अगर आपको टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में जाकर समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये बात हमने सीखी है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, कितना करेगा ये नहीं पता, कितना करेगा ये नहीं पता। तो ये कितना करेगा इसको आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये पॉइंट चार्जेस है, जो मैं अभी रूल अप्लाई करूंगा, जो मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करूंगा, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगी बच्चों, राइट। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है और उनके बीच की सेपरेशन r है,
तो ये बात आप सभी जानते हो कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मुझे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव साइन कंसीडर नहीं करना, मुझे सिर्फ अमाउंट से मतलब है, और मैं ऐसे लिखूंगा इसको, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। और यही बात लिखते ही एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये किस कैटेगरी में आ जाता है, ये कंजर्वेटिव कैटेगरी में आ जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेगी आपके सीयूटी एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। दोज फोर्सेस विच ओनली डिपेंड ऑन नॉट पाथ बट ओनली पोजीशन, कि भाई चार्जेस की पोजीशन क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि चार्जेस को कहाँ से कैसे लाया जा रहा है, राइट। सिर्फ चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या है उनके बीच की, वहां पर उन चीजों पर ये डिपेंड करता है। और अब एक चीज और जो समझने वाली है कि कोई भी बॉडी का अट्रैक्ट या रिपेल करना, कोई भी बॉडी का अट्रैक्ट या रिपेल करना बेसिकली ये चीज बना रहा है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि भाई इसको रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, K आएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जो बच्चों ये K मैंने यहाँ लगाया है ना, इस K को हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, अगर कहीं ना कहीं तुम इस फॉर्मूले को देखो, ये कुछ ना कुछ तुमको सेम फीलिंग देगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जैसी, है ना, कहीं सेम फीलिंग देगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जैसी। लेकिन इस K और इस G में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर जो कैपिटल G है बेसिकली दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर जो ये K है ये बेसिकली क्या है, ये है ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसके नाम क्या कि यूनिवर्सल लगा है, मतलब दो मासेस को मैं इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं मर्जी ले जाऊं, कहीं मर्जी, मार्स पे, जुपिटर पर, अर्थ पर, कहीं मर्जी ले जाऊं, उनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11। या समझ रहे हो इस बात को। और अगर मैं बात करता हूं चार्जेस के बीच की फोर्स की, तो मुझे एक सीधी सी बात समझ आती है कि यार HCl इज हैविंग आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन, बट अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूं, मतलब अगर मैं आसपास का मीडियम चेंज कर देता हूं, तो डिसोसिएशन देखने को मिलता है, H प्लस अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। अगर मैं बात करता हूं KCl, ठीक है, KCl को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो डिसोसिएशन देखने को मिलता है, K प्लस अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। अगर मैं NaCl की बात करूं, अरे हवा में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं पानी में डाल दूं तो देखने को मिलता है Na प्लस अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कहीं ना कहीं वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए इस K के आगे यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में नहीं लगा सकता। ये K जो है ये किसी ना किसी मीडियम पर डिपेंड करने वाला है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूं इट इज मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट, इट इज मीडियम डिपेंडिंग कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में लेकर चलते हैं। आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो रही होगी, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, बस आपको रिकॉल करना है चीजों को। और सीयूटी क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, सब्जेक्ट में आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आप सारे वन शॉट्स देखोगे अच्छे से, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप में मटेरियल आता रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। और देखो आगे चलते इसमें अब, तो ये जो K है ना बच्चों, इस K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये भी हो सकता है परमिशन ग्रांटेड बाय द मीडियम इन विच टू चार्जेस आर केप्ट, कि वो कितना एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। हर एक मीडियम अलग अलग तरह की कंडीशंस देता है किसी भी दो चार्जेस को कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सके। वैक्यूम में आसपास कोई पार्टिकल नहीं है, तो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो जनरली बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन मीडियम चेंज करते ही, जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूंगा, तो मीडियम चेंज करते ही जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे या उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। और जनरली ये देखने को मिलेगा कि मीडियम चेंज करने पर हमको फोर्सेस में वीकनेस देखने को मिलती है, राइट। तो यहां पर जो K का वैल्यू होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो होता है 9 × 10⁹, ठीक है भाई। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वो कैलकुलेट किया जा सकता है 1/4 पाई के, और जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाता है 8.85 × 10⁻12। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स निकाली जा सकती है। K की यूनिट क्या होगी, अगर उस फॉर्मूले से मैं पिक करूं,
के की यूनिट होगी बच्चों एफ आर स्क्वायर बाय में m1 m2 या q1 q2, राइट। तो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करूं इट विल बी रेसिप्रोकल टू के। तो अगर यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स और कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एनसीईआरटी में। क्योंकि अगर आप सीबीएसई देखो पता है क्या सीयूटी का मतलब है कि जो आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है ना सीबीएसई का उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यूनिट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। इस तरह से यूनिट आइडेंटिफाई करो या फिर डायमेंशन आइडेंटिफाई करो। क्लियर बात अपने को ये वाली बच्चों। चलो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हमारे पास एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन टार। एप्सिलॉन टार का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन टार का मतलब होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखो एप्सिलॉन टार को मैं ये बोल सकता हूं इट विल बी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं इट विल बी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और इससे एक चीज पता लगती है कि किसी भी मीडियम में जाकर जो फोर्स होगा बच्चों वो वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन टार हो जाएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 81। तो इससे क्या समझ रहे हो इससे हम ये समझ रहे हैं कि भाई पानी के अंदर जाकर जो फोर्स होगा वो वैक्यूम के कंपैरेटिवली 81 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर वैक्यूम में दो चार्जेस एक दूसरे को 81 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन पानी में डालती वो फोर्स 1 न्यूटन का रह जाएगा। समझ रहे हो। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और अपने को ये बात पता होनी चाहिए, राइट। थोड़ा सा और आगे अगर हम चले कूलम्स लॉ को अगर और डिफाइन करें तो देखो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पता है कि यार कूलम्स लॉ में जो हम ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कंजर्वेटिव है। एक और बात बोल रहा हूँ ये सेंट्रल नेचर का फोर्स है। सेंट्रल नेचर का मतलब अगर कोई भी चार्ज Q1 यहाँ पर है और इसके सामने कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगेगा, राइट। और ये फोर्स क्या हो जाएगा F21। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इसके अलोंग फोर्स लगने वाला इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। क्लियर है। कई बार एक एमसीक्यू बन सकता है कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स एंड मीडियम डिपेंडिंग फोर्स और ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, राइट। अब थोड़ा सा अगर और मैं डिटेल में चलूं कुछ ऐसे सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे बच्चों जहां पर आपसे ये बोला जाएगा कि मान लो एक चार्ज है क्यू दूसरा चार्ज है 4Q इनके बीच की सेपरेशन है मान लो R, ठीक है। तो मैं एक Q0 चार्ज को Q से कितना दूर रखूं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब नेट फोर्स 0 होने की एक सिंपल सी वजह है कि ये Q इस Q0 को रिपेल करेगा ऐसे मान लो F1 फोर्स से और ये 4Q इस Q0 को रिपेल करेगा ऐसे किससे F2 फोर्स से। क्लियर है बात अपने को। और अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों। F1 का वैल्यू अगर मैं डिफाइन करूं अगर मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या F1 का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है कि Q0 बाय में x स्क्वायर, राइट। और Q0 और 4Q की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या बन जाएगा कि 4Q Q0 बाय में अरे बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा बच्चों ये r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर तुम लॉजिकली देखो तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4, राइट। और इट मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 x अपॉन r माइनस एक्स। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू r माइनस एक्स। और तुमने क्या निकालना है बेसिकली x निकालना है तो x इधर आ जाएगा तो ये 3x बन जाएगा तो 3x इक्वल्स टू r। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों r/3। तो इस तरह से तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना
कैलकुलेशन को स्मूथ रखना। कई बच्चे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं और यहाँ से कहानी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने तो यहाँ पर सीधा सीधा स्क्वायर शिफ्ट कर कर रूट बना दिया, लेकिन कई बच्चे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात चली जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac टाइप, और फिर वहां पर आपको दिक्कत आएगी, नहीं सोल्व कर पाओगे, लेंथी हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें एलोबरेट करूं चीजों को, कुलम्ब्स लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अनगिनत, कोई कहानी मतलब कोई खात्मा नहीं कर सकता, इतने क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जैसे कि अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में चलूं, आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, ध्यान से देखना, कि दो स्ट्रिंग के साथ हमने दो मासेस को हैंग कर दिया। अब इनके पास मास भी है, मास है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, है ना। यहां पर भी सेम कहानी, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। लेकिन क्योंकि दोनों के पास चार्ज भी है, इस पर चार्ज है मान लो क्या, और इस पर भी चार्ज है क्या, जिसकी वजह से रिपल्शन लग रही होगी यहां पर F, रिपल्शन लग रही होगी यहां पर F। क्लियर है बात अपने को। और क्योंकि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो यहां पर टेंशन लग रही होगी T। ठीक है, अगर आपको किसी तरह से ये एंगल पता दे दिया जाए, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, अगर ये T है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएंगे, मैकेनिक्स यूज करेंगे थोड़ी सी। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर ये T है और ये थीटा है तो इट विल बी T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, T sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ फोर्स का वैल्यू, तो आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोर्स इन वाई एक्सिस, मतलब कि T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। और इसी तरह से जो T sin थीटा है बच्चों, T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा भाई, वो F को बैलेंस कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू F बाय में mg। और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों tan थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की अगर सेपरेशन मान लो r है तो के क्यू स्क्वायर बाय में r स्क्वायर, नीचे क्या लिखा जाएगा, mg। मुझे क्या बताना है, चार्ज। तो चार्ज निकालना बहुत आसान है, क्या स्क्वायर को एज इट इज रखो, इट विल बी r स्क्वायर mg, r स्क्वायर mg tan थीटा, और डिवाइड में क्या चला जाएगा k। और अगर मैं स्क्वायर को इधर शिफ्ट करता हूं बच्चों, तो स्क्वायर को इधर शिफ्ट करने पर ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, देखो क्या वो एज इट इज, इट विल बी r अंडर रूट mg tan थीटा ओवर k। तो इस तरह से मैं ये निकाल सकता हूं। और हाँ, अगर कोई मुझे बोल दे कि सेपरेशन बताओ कितनी है, तो सेपरेशन निकालना भी आसान है। सेपरेशन निकालने के लिए r को यहां रखो और ये हो जाएगा क्यू अंडर रूट के ओवर mg tan थीटा। तो दोनों ही चीजें निकालना बहुत आसान है, सेपरेशन निकालना हो, चार्ज निकालना हो, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो और सीयूटी का मटेरियल है, मतलब और क्या आ सकता है, जो मेरा मानना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मान लो हमारे पास क्या है, दो बॉडीज है जिनको अब तक हमने चार्ज नहीं दिया, इसका मास है m, इसका मास है m, इस स्ट्रिंग की लेंथ है l, इस स्ट्रिंग की लेंथ है l। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम विदाउट चार्ज है, ये पूरा का पूरा सिस्टम बच्चों विदाउट चार्ज है, और विदाउट चार्ज होने की वजह से इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ mg। ओके, अब अगर मैं इसको चार्ज दे देता हूं तो अर्थ पर ही, और ये जो भी बात कर रहा हूं मैं भी अर्थ पर कर रहा हूं, ये अर्थ के सिनेरियो की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ज दे देता हूं, यहां पर थोड़ा सा चार्ज देने पर ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, कुछ ऐसे। दिस इज Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज mg एंड दिस विल बी mg, फाइन। और सेपरेशन आ जाएगी कुछ ना कुछ r, एंगल बन जाएगा थीटा, टेंशन चली जाएगी t, टेंशन चली जाएगी t। क्या तुम समझे इस बात को? अब अगर मैं धीरे धीरे बच्चों इस सेटअप को स्पेस की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूं, सपोज दिस इज नाउ एट द अर्थ, और अर्थ पर आपको पता है कि जो g है, आपको पता है कि जो अर्थ पर जो g है, g का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस सिस्टम को मैं धीरे धीरे स्पेस में ले जाऊं, स्पेस में ले जाने से क्या होगा, g डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यू नो दैट g इक्वल्स टू g डैश इक्वल्स टू g1 माइनस 2h बाय r, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी
वैसे वैसे जी क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है वैसे ये 500 किलोमीटर तक वैलिड है, लेकिन हाँ इतना तो सबको पता है कि स्पेस में जैसे जैसे जाऊंगा तो बॉडी का जो वेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्पेस में जाने पर जहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाए या फिर जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो मुझसे पूछा जाएगा कि फोर्सेज में एंगल क्या होगा और वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, देखो जब स्पेस में चला जाएगा तो स्पेस में सिर्फ और सिर्फ इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, और जो नीचे की तरफ पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह से दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, है ना। और इस पर चार्ज अगर क्या हुआ, इस पर चार्ज क्या हुआ, स्ट्रिंग की लेंथ थी बच्चों L, और स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी थी L। तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाय 2L होल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 180 डिग्री। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इन बिटवीन मुझे एक और चीज याद आ गई, देखो हमेशा ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझना, जब भी आपको ये सिनेरियो मिल जाए कि प्लस क्यू और प्लस क्यू किसी स्क्वायर के डायगोनल पर आमने सामने है, माइनस क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर के डायगोनल के आमने सामने है, तो सेंटर पर रखे गए रखे गए चार्ज पर हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। या फिर अगर डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल चार्जेस हमेशा बराबर है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 2 कूलम और 2 कूलम, 10 कूलम और 10 कूलम, -10 कूलम -10 कूलम, तो लगने वाला नेट फोर्स क्यू नॉट पर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्लियर है बात। एक और आपको मैं एक बेसिक सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता देता हूं। कई बार ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा बच्चों ऐसे, जिस पर यहां पर चार्ज होगा प्लस क्यू, यहां पर चार्ज होगा प्लस क्यू, यहां पर चार्ज होगा प्लस क्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, एग्जैक्ट सेंटर पर मान लो ये a दूरी, ये a दूरी और ये a दूरी, सेंटर पर एक q नॉट चार्ज रख देंगे। आपसे पूछेंगे कि बताओ इस पर लगने वाला फोर्स कितना है। अरे इस पर लगने वाला फोर्स अगर डिफाइन करना है तो एक बार लाइंस ड्रॉ करते हैं फोर्स वाली सारी की सारी। देखो ये वाला क्या वो इस q नॉट को रिपेल करेगा ऐसे, तो मैं बोल रहा हूं F1। ये वाला क्या वो इसको रिपेल करेगा ऐसे, तो मैं बोल रहा हूं F2। अरे ये वाला क्या इसको रिपेल करेगा ऐसे, मैं बोल रहा हूं F3। अगर तुम एक बात को लॉजिकली समझो, यहां पर F1, F2 और F3 बेटा तीनों ही फोर्सेस के आपस में बराबर है। बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, चार्जेस का पेयर सेम है ना। और तुम एक चीज को दिमाग में डाल लो कि जब भी तीन वेक्टर्स में 120 डिग्री का एंगल बन जाए और तीनों वेक्टर्स अगर इक्वल हो तो जो रिजल्टेंट होगा हमेशा 0 होगा। whenever you find any three vectors acting at 120 degree with each other, then resultant force or resultant vector is always 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। आगे चलते इससे। अब इसके बाद ना लेट अस सर्च की कोई क्वेश्चन है हमारे लायक करने के लिए। हाँ बिल्कुल एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। Charge Q2 of mass m revolve around a stationary charge Q1 in a circular orbit of radius r। ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम बताना है Q2 का। चलो भाई देखते हैं इसको लॉजिक से थोड़ा सा। देखो ऐसा बोले कि Q2 चार्ज जो है ना, Q2 चार्ज, ओके, जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज और मास है m, Q2 चार्ज और उसका मास है m, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, Q1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम Q2 का क्या होगा। चलो एक काम करते हैं यार, मैं बोलता हूं कि अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं, और सर्कुलर मोशन है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स यहाँ पर कौन सा है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं ऐसा सेंटर की तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इट विल बी K Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी जो होगी डेट विल बी वी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, के Q1 Q2 ओवर आर, वेलोसिटी आ जाएगी के Q1 Q2 बाई आर। और अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं, इट विल बी अंडर रूट, और यहाँ पर मास भी तो आना है, ठीक है, मास भी तो आना है यहाँ पर, तो मास क्या आ जाएगा, m। क्लियर है बात अपने को? तो इससे ये पता लगता है कि जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी के Q1 Q2 ओवर एम आर। अब मुझे तो टाइम पीरियड निकालना है पर यहाँ पर, तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड को मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी का मतलब या डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो 2 पाई आर, और वेलोसिटी मैंने कितनी निकाली है, अंडर रूट के Q1 Q2, और जो नीचे रूट एम आर है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, जो नीचे रूट एम आर है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से मुझे डिफाइन करना है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पर मुझे अगर इस ऑप्शन के साथ मुझे सिमेट्री बनानी है, तो देखो अगर मुझे नजर आ रहा है यहां पर कि देखो m ऊपर है, 2 पाई आर ऊपर है ना, अब 2 पाई आर को अगर मैं इसमें लेके जाता हूं रूट में, देखो 2 पाई आर और साथ में क्या है, अंडर रूट एम आर। अगर 2 पाई को मुझे रूट के अंदर लिखना है तो उसको मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर, है ना। और इसी तरह से अगर आर को अंदर लिखना है तो उसको भी क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर, राइट। तो 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और पहले से यहां पर एम भी है ना। तो तुम अगर पहले ऑप्शन की तरफ देखो, पहला ऑप्शन की तरफ देखो, अगर तुम पहला ऑप्शन जो है उसमें कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है आपको, नहीं पहले ऑप्शन में, हाँ 4 पाई हमको चाहिए, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा। 2 पाई, ठीक है, आर पहले से भी तो था यहाँ पर एक, ठीक है, तो ये वाला आर स्क्वायर बन जाना था, और ये एक आर पहले से था तो क्यूब तो बन ही रहे, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बन रहा है यार। देखो 2 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, क्योंकि एक आर तो पहले से ही था, देखो इससे तो बन गया 4 पाई स्क्वायर, एक आर पहले से इससे, ठीक है, और डिवाइड बाय के Q1 Q2 अंडर रूट में, राइट, के Q1 Q2 अंडर रूट में। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ 4 पाई स्क्वायर, और हाँ ये ऑप्शन गलत हो गया, ये रहा ना 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखो मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया, बेसिक बातें, कूलम्ब्स लॉ कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, राइट। तो इस तरह से मैं 40-40 मिनट के कुछ लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही लेक्चर में खत्म हो सकता है, अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाता तो खत्म हो जाता। हाँ इसमें एक चीज बताना और मेरा फर्ज है, ग्राफ देख लो जरा एक बार, ग्राफ देख लो एक बार, इसमें ग्राफ देख लो एक बार। अगर मान लो कोई मुझे बोले कि ग्राफ प्लॉट करो, देखो आपको पता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों एफ और आर के बीच में, तो ग्राफ डेफिनेटली ये होगा, है ना। अगर तुम डिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो फोर्स 4 गुना कम होगा, डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो फोर्स 9 गुना कम होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्राफ प्लॉट करो एफ वर्सेस 1/r स्क्वायर के लिए, तो यही ग्राफ बच्चों क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। यही ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, अगर 1/r स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप। क्लियर है बात अपने को? तो ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोशिश करूंगा 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म करूं, 30-30 मिनट के 40-40 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे, और ये आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके नीट के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट के लिए और सीयूईटी के लिए दोनों ही एग्जाम आप इन लेक्चर के दम पर कर सकते हो। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेक्चर्स में भी करवा रहा हूँ, राइट। तो इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपने इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इससे मोटिवेशन भी डाउन होगा। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये जो तुम्हारा शेयरिंग है, जो तुम्हारे कमेंट्स है, यही हमारा मोटिवेशन है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, राइट। सो सी यू, हैव अ ग्रेट डे।